बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। हम पढ़ रहे हैं अमेरिका की शासन व्यवस्था और आज हमारे पढ़ने का विषय है अमेरिकी संघीय व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र होने से पहले 13 अलग अलग स्वतंत्र गणराज्यों में विभक्त था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के पश्चात जब 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ और संविधान निर्माण की बात आई, तो इन राज्यों में स्वतंत्र राजनीतिक चेतना तो थी, पर साथ ही ये भी भय था कि कहीं कोई अन्य बड़ी शक्ति फिर से इन्हें अपने अधीन ना कर ले, यूरोप का कोई देश इन्हें अपना गुलाम न बना ले। तो इसलिए इसका हल इन्हें इसी में लगा कि हम एक संघीय शासन में बंधे, जहां हमारी स्वतंत्र राजनीतिक चेतना भी रहे और हम एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हो। और इसी का परिणाम रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय शासन के रूप में, एक संघीय राज्य के रूप में हमारे सामने आया। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट रूप से संविधान में जो फेडरेशन और फेडरल शब्द है उसका उल्लेख नहीं किया गया, किंतु एक संघ के लिए, एक सच्चे संघ के लिए जो तत्व अनिवार्य होते हैं वे सभी तत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में विद्यमान हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक संघात्मक संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय राज्य है। जिन संघात्मक तत्वों की बात हम करते हैं तो उनमें मुख्य रूप से कुछ मुख्य तत्व होते हैं, कुछ गौण तत्व होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों ही तत्व हैं। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और इकाइयों के बीच में होना चाहिए, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, सर्वोच्च निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, लिखित कठोर संविधान होता है। ये कुछ तत्व है जो कि किसी भी राज्य को संघ बनाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में हम देखें तो अमेरिका में एक लिखित संविधान है, कठोर संविधान है। उसकी कठोरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक वहां पर केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, तो लिखित और कठोर संविधान है। इसके साथ ही साथ वहां दोहरी शासन व्यवस्था है। केंद्र और इकाइयां मौलिक रूप से संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं, तो वहां दोहरी शासन व्यवस्था का होना ये भी एक संघात्मकता का तत्व है। पर जो मुख्य तत्व जो संघात्मकता का वहां है वो है शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाइयों के बीच में। और ये जो शक्ति का विभाजन केंद्र और इकाई के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के माध्यम से किया गया है, वह गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित है। गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित होने का मतलब यह है कि वह सिद्धांत है जिसमें केंद्र या इकाइयां दोनों में से किसी एक की शक्तियों की गणना करवा दी जाती है और अन्य सभी शक्तियां दूसरे को सौंप दी जाती है। और इस संदर्भ में अमेरिका में केंद्र की शक्तियों की गणना की गई है कि ये शक्तियां केंद्र की हैं और शेष बची सभी शक्तियां जिनकी की राज्यों के लिए मनाई नहीं है वे सभी राज्यों को सौंप दी गई है। तो इस प्रकार से शक्ति का विभाजन अमेरिका में किया गया है। और इस आधार पर शुरुआत में कहा गया था कि राज्य की शक्तियां मौलिक हैं और केंद्र की जो प्रदत्त हैं, पर व्यवहार में ये बात ठीक नहीं है। व्यवहार में दोनों की शक्तियां मौलिक ही प्रतीत हुई हैं। आगे चल करके शुरुआत में ऐसा कहा गया, पर आगे चल करके ये सिद्ध हो गया कि केंद्र की शक्तियां और इकाइयों की शक्तियां मौलिक हैं। और केंद्र की शक्तियों में भी जो आखिरी शक्ति जो गणना की गई है उसमें आखिरी ये है कि इन विषयों से संबंधित किसी भी निहित शक्ति के लिए कानून बनाने की शक्ति केंद्र को होगी या उसे उपयोग में लाने की शक्ति केंद्र को होगी। तो ये जो निहित शक्तियों का सिद्धांत जो आगे चलकर के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, तो उसके माध्यम से केंद्र की शक्तियों में भी और विस्तार हो गया है। जो गणना की गई है उसके अलावा भी कई विषयों पर वह शक्ति धारित कर रख सकती है केंद्र। इकाइयों की शक्तियां है जो शेष बची हुई है और जिसके लिए मनाही नहीं है। इसके अलावा वहां पर उच्च शक्तियों की मनाही की गई है।
यानी दो तरह से शक्तियों का विभाजन है। केंद्र की शक्तियां काउंट करवा दी गई है, शेष इकाइयों को दे दी गई है जिसकी इकाइयों के लिए मनाही नहीं है, और केंद्र के लिए और इकाइयों के लिए कुछ शक्तियों की मनाही कर दी गई है कि ये शक्तियां इन क्षेत्रों में, इन विषयों के संदर्भ में ये कोई शक्ति नहीं रखेंगे, ये कानून नहीं बनाएंगे, ये अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। उनमें जैसे केंद्र सरकार के लिए कुछ निषिद्ध शक्तियां हैं कि केंद्र सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, सम्मान सूचक उपाधियों को का वितरण नहीं कर सकती, केंद्रीय सरकार किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर अथवा प्रशुल्क नहीं लगा सकती, और राष्ट्रीय कोष में से कोई भी धन तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून द्वारा स्वीकृति न मिल जाए। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनमें केंद्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियां हैं। इसी तरह से राज्य सरकार के लिए भी निषिद्ध शक्तियां हैं, जो प्रथम अनुच्छेद की 10वीं उपधारा में जिसका उल्लेख है, 9वीं उपधारा में केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियों का उल्लेख है, और प्रथम अनुच्छेद की 10वीं उपधारा में राज्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्रों का उल्लेख है। तो राज्यों के लिए जो निषिद्ध शक्तियां हैं उसमें राज्यों के द्वारा विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं किए जा सकते, शांति के समय में सेना और युद्धपोत नहीं रख सकते, और न वे तब तक युद्ध में ही प्रवेश कर सकते हैं जब तक किसी राज्य द्वारा उन पर आक्रमण न किया जाए। कांग्रेस की सहमति के बिना राज्यों के द्वारा निर्यात तथा आयात कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य अपने क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकते। राज्य सरकारें नोट या मुद्रा नहीं चला सकती और अपने ऋण चुकाने के लिए सोने और चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें दास प्रथा लागू नहीं रख सकती और जाति अथवा रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों के लिए कुछ शक्तियों का निषेध वहां पर किया गया है। तो अभी संघात्मक शासन के इन दो तत्वों की बात हम कर रहे हैं, एक तो दोहरी शासन व्यवस्था और एक महत्वपूर्ण तत्व शक्तियों का विभाजन, जो मैंने आपको बताया। शक्तियों के विभाजन को एक बार फिर से हम दोहरा लें तो देखिएगा, शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में शक्ति विभाजन किया गया है। ये गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित है और संविधान के 10वें संशोधन में कहा गया है वे शक्तियां जो कि संविधान द्वारा संघ राज्य की सरकार को नहीं दी गई है और न ही राज्यों को मना की गई है, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। फिर केंद्र सरकार की शक्तियों की हम बात करें तो प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में कांग्रेस व केंद्रीय सरकार को जिन विषयों में शक्तियां दी गई है उनमें से जो प्रमुख है, कर लगाने, एकत्रित करने का अधिकार, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना, जल सेना की स्थापना और व्यवस्था करना, स्थलीय तथा जल सेना के नियमन के लिए नियम बनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशों में राज्यों के परस्पर और भारतीय कबीलों से व्यापार का नियमन करना, संयुक्त राज्य अमेरिका की साख पर ऋण लेना आदि। इस सूची में सबसे अंत में इन शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों के निर्माण करने अथवा संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अथवा उसके किसी विभाग या अधिकारों को दी हुई शक्तियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है। और ये जो आखिरी शक्ति है इसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे केंद्र सरकार कुछ अन्य विषयों में भी निहित शक्तियां प्राप्त हो गई है, जैसे बैंक, अन्य कॉरपोरेशन स्थापित करना, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर खर्च करना आदि। तो ये तो थी केंद्र की शक्ति। दूसरी राज्यों की शक्तियों की बात करें तो जिसके लिए मनाही नहीं है वो सारे 10वें संशोधन के द्वारा तय हो गया है कि जिसके लिए मनाही नहीं है वे सारी शक्तियां राज्यों को दे दी गई है। फिर भी मुनरो लेखक हुए प्रसिद्ध, उन्होंने कुछ शक्तियों को बताया है, जैसे स्थानीय कर लगाना, स्थानीय संस्थाएं स्थापित करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन,
अनुदान तथा दान देना आदि बहुत सी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई है। और इन दो तो ये हो गई केंद्र की शक्तियां, राज्य की शक्तियां, और दो वो जिनका निषेध किया गया, मैंने आपको बता दिया, केंद्र सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियां जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 की 9वीं उपधारा में है, और राज्य सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियां जिनका उल्लेख अनुच्छेद 1 की 10वीं उपधारा में है। तो ये शक्ति विभाजन जो अमेरिका में है, ये शक्ति विभाजन वहां की संघात्मक व्यवस्था का मूल आधार है। इसके अलावा भी जो तत्व वहां पर मौजूद है, हम अगले अंक में उन तत्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे।